सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, जो पिछले क्लास को जहाँ पर मैंने फ्रिक्शन को छोड़ा था वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए आज की क्लास में अब हम मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को पढ़ना है कौन-सा चैप्टर, फ्रिक्शन को पढ़ना है। अब फ्रिक्शन को 2 भाग में बाँटा हुआ है। एक आपको स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ना है और दूसरा आपको कौन-सा पढ़ना है, तो ये आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। अब आइए तो हेडिंग अपना क्या रहेगा, यानी आज की शुरुआत किस टॉपिक से होगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन से होगी। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन को पहले समझ लेते हैं, फिर मैं लिख भी दूँगा। मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है, ठीक? अब ये मूव तो नहीं कर रहा है ना, अब ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम इस पर अभी भी फ़ोर्स दे रहे हैं, मैं फ़ोर्स यहाँ से देखिए इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक? मूव नहीं कर रहा है मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फ़ोर्स तो मेरा इस तरफ है ना, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई फ़ोर्स है जो इसको भी पकड़ के रखा हुआ है, जिस कारण से मेरे थोड़ा-सा ही मैं फ़ोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन वो मतलब जो स्लाइड है वो करने की कोशिश कर रहा है, पर वो कर नहीं पा रहा है। तो ये किसके वजह से नहीं कर पा रहा है? तो लगने वाले अपोज़िट फ़ोर्स की वजह से। यही फ़ोर्स आपका क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल फ़ोर्स कहलाता है। और चूँकि फ़ोर्स लगाने के बावजूद भी ये किसमें कंडीशन में है? स्टैटिक कंडीशन पे है। तो ये वाला जो फ्रिक्शनल फ़ोर्स होता है, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या है? तो एक ये इस अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या है? ये आपका एक अपोजिंग फ़ोर्स है, जिसको कि सेटअप किया जाता है। कहाँ पर सेटअप किया जाता है? तो बिटवीन किसके-किसके बीच में? तो सरफेस के बीच में, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 बॉडीज़, इनके बीच में क्या किया जाता है? इसको रखा जाता है। तो अब आपको बता दें कि ऐसा कंडीशन तब होता है जब एक बॉडी टेंड करता है स्लाइड करने के लिए दूसरे बॉडी के ऊपर। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम बताएँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है। सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पर? तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पर। उसी तरह से ये जो है अपने आप में एग्ज़िस्ट नहीं करता है। याद रखिएगा डज़ नॉट ये सवाल पूछा गया है, डज़ नॉट एक्सिस्ट बाय इटसेल्फ यानी अपने आप ये जो फ़ोर्स है, वो नहीं एक्सिस्ट करता है। अब आपको बता दें कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो इम्पेंडिंग मोशंस को क्या कर रहा है? अपोज़ करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं धक्का तो लगा रहा हूँ, पर वो आगे नहीं जा रहा है, तो फ्रिक्शन ही तो रोकने का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो है, ये क्या करेगा? तो ये अपोज़ करेगा। तो अपोज़ेज़ द इम्पेंडिंग मोशन को ये अपोज़ करने का काम करता है। उसी तरह से अब अगर आप देखे होंगे तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैं फ़ोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन अपने आप को वो ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर ले रहा है। मतलब ये कैसा फ़ोर्स है? तो ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फ़ोर्स है। तो ये भी लिख लीजिए कि ये किस प्रकार का फ़ोर्स है? तो ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग फ़ोर्स है। तो कितनी बातें आपने जान ली इसके बारे में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आपने जान लिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन जो कि अपोज़ करता है फ़ोर्स को, ठीक है? कौन-सा अप्लाइड फ़ोर्स को दैट इज़ सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द 2 बॉडीज़। अब आप ध्यान से समझिएगा एक और चीज़ को यहाँ पर कि अगर मैं फ़ोर्स तो लगा रहा था, लेकिन अगर मैंने फ़ोर्स अब उससे ज़्यादा लगा दिया और ये जो बॉडी है, ये क्या करना चालू कर दिया? ये स्लाइड करना चालू कर दिया। तो जब ये स्लाइड करना चालू कर दिया, तो स्लाइड करने से पहले की जस्ट कंडीशन यानी कि स्लाइड करने से जस्ट पहले वाली कंडीशन वो क्या है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको लिमिट को दर्शा रहा है, क्योंकि अब वहाँ वहीं तक उसके पास क्षमता है कि वो रोक सकता है। उसके बाद क्या करने लगा बॉडी स्लाइड करने लगा। तो जो वो वैल्यू है, यानी कि जिस पॉइंट पर वो स्लाइड करना चालू कर देगा, उससे जस्ट पहले वाला जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं क्या करता हूँ? मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद इसको लिख देता हूँ। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने बातें बोली। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगा, किसका? तो फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। अब ये फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि क्या होता है? व्हिच कम्स इंटू प्ले। अब ये कब आएगा? व्हिच कम्स इंटू प्ले बिफोर अ बॉडी बिफोर अ बॉडी जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड। यानी जैसा कि मैंने आपको समझाया जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड। अब ये कहाँ स्लाइड करेगा? तो ओवर द सरफेस। अब ये सरफेस के ऊपर क्या करेगा? स्लाइड करेगा ऑफ अनदर बॉडी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने आपको समझाया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे?
तो ये आपका बनेगा लिमिटिंग वैल्यू। किसका लिमिटिंग वैल्यू? ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्या होता है। अब अगर हम बात करें, तो मैंने आपको 4-5 पॉइंट क्लियर कर दिया। अब इसके आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। अब आपके पास जो 5वां पॉइंट है, वो कहता है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ द सरफेसेस ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। मैंने क्या बोला कि जो भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है? इसके लिए इंडिपेंडेंट होता है। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे तो वो डिपेंड ही नहीं करता है, मैंने कहीं आपको बताया ही नहीं। इसीलिए अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो नॉर्मल रिएक्शन के। जैसे अगर ये बॉडी हो जाएगा, अब ये बॉडी है, ये किसी टेबल पे रखा हुआ है, ठीक? अब ये टेबल पे रखा हुआ है, तो इधर क्या लग रहा है आपको? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और अगर स्टैटिक है तो मैं एफएस लगा देता हूँ। अगर इधर मैंने क्या लगाया था? फोर्स, जिसको कि ये अपोज़ करने का काम कर रहा था। अब अगर कोई भी बॉडी है तो ये आपका क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि आप एफएन या फिर नॉर्मल सिंपल नोट करते हैं, और नीचे कितना लगता है? एमजी लगता है, जो कि वेट के आपके बराबर होता है। तो मैंने क्या बोला, या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन आर से भी डिनोट करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? आर के। और आर आपका क्या है? तो आर आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। याद करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ, तो जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊँगा, तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको कि मैं म्यू एस का नाम दूँगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो म्यू एस इंटू आर हो जाएगा। अब ये जो म्यू एस आया आपके पास, ये म्यू एस क्या कहलाता है? तो आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो म्यू एस क्या कहलाया आपका? तो कोएफ़िशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को हम कहते हैं। ये क्या बन गया आपके पास? तो कोएफ़िशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बन गया। तो पॉइंट को याद करते चलिए, इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा, इस पर न्यूमेरिकल ही आ सकता है। अब जो आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कोएफ़िशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? तो याद कर लीजिएगा कि इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? तो मैं बता देता हूँ कि जो इसका वैल्यू है, अगर आप देखेंगे, तो म्यू_एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफएस, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो ये नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है 2 बॉडीज़ के। तो वैल्यूज़ डिपेंड किस पर करेगा? ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, जो 2 बॉडीज़ के बीच में होगा। ये बात भी क्लियर हो गया। तो यानी कि अब अगर हम लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं कि जो एफएस होगा, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो लेस देन इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होगा? तो म्यू एस आर के बराबर हो जाएगा। ये भी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इतनी बातें थी, किससे संबंधित थी ये? स्टैटिक फ्रिक्शन से संबंधित थी, जो आपके एएलपी एग्ज़ाम में इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन से संबंधित है। देखिए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अब क्या हो जाएगा? मैंने आपको बता दिया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन था, वो स्लाइड होने से जस्ट पहले की कंडीशन थी। अब अगर आपके पास मैंने बॉडी लिया, अब यानी कि बॉडी क्या होने लगेगा? पूरी तरह से अब ये मोशन में आ चुका है। ध्यान से समझिएगा। अब ये पूरी तरह से क्या है? आपस में अब ये सरफेस के साथ अब ये किसमें आ गया है? मोशन में आ चुका है, यानी कि जो लिमिटिंग वैल्यू था स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसको इसने क्रॉस कर दिया है। तो जब भी इसको क्रॉस कर देगा, तो जो अगला, यानी ये चल रहा है, लेकिन तो भी इसको जो है सरफेस फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है, उससे ज़्यादा है, लेकिन ये किसमें है? मोशन में। तो ऐसा जो है हमारे पास यहाँ पर जो डेवलप होने वाला फ्रिक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि वह अपोजिंग फोर्स जिसको सेटअप किया जाता है 2 सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में, 2 बॉडीज़ के लिए, जब एक बॉडी रिलेटिव मोशन में होता है दूसरे के, कब? सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी के। तो यही मैंने आपको अभी समझा दिया। तो अब देखिए, अब अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन से संबंधित कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कि वहाँ पर मैंने आपको बताया, तो जो अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट कर देता हूँ किससे? एफ के से डिनोट करता हूँ। तो जो आपका एफ के होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। अब दोनों को कंपेयर भी करते चलिएगा, जो मैंने अभी स्टैटिक के केस में बताया था। तो ये क्या करता है? तो ये करता है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ 2 बॉडीज़। 2 बॉडीज़ ही रहेगा तभी तो फ्रिक्शन आएगा। 2 बॉडीज़ जब क्या होते हैं? जब वो आपके रिलेटिव मोशन में होते हैं, तब की बात की जा रही है, क्योंकि मोशन नहीं होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो नहीं सकता।
उसी तरह से आपको अगर जो दूसरा पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका, वो क्या होता है? ये जो है इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ सरफेसेस के। क्या होता है ये? आपको मैंने बताया कि उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है? एरिया ऑफ जो सरफेस होता है, इसके ये क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट रहता है। ये सब पॉइंट याद करते चलिएगा। उसी तरह से जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। ये मैं बताऊँगा अभी क्यों होता है, आगे पढ़ते चलिए। बस इसको लिखते चलिए, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। अच्छा, अब एक पॉइंट जो और है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो ये हो गया और ये वाला हो गया जो आपसे परीक्षा में सवाल बनेगा। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये हमेशा कम होता है किससे? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से। ध्यान से समझिएगा, ये हमेशा क्या होता है? कम होता है, ऑलवेज। ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? हमेशा ये जो कंडीशन है, ये हमेशा अप्लाई होता है। तो ये हमेशा ऑलवेज किससे होता है? लेस देन होता है। किससे? तो जो लिमिटिंग आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उससे ये हमेशा क्या रहेगा? इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी। अब ये कैसे होता है? चलिए इसको हम समझेंगे ग्राफ के थ्रू। देखिए, अगर मैं एक ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ, देखिए मैंने एक एक्सिस लिया, 2 एक्सिस लिया, एक तरफ मैंने एक्स एक्सिस लिया है और दूसरी तरफ मैंने आपको वाई एक्सिस लिया है। तो मैं आपको जो एक्स एक्सिस है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट टर्म है, अगर मैं यहाँ पर आपको अप्लाइड फोर्स लगा देता हूँ, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लगा दिया? अप्लाइड फोर्स लगा दिया। और उसी तरह से मैं अगर वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, तो ये लगा दिया मैंने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा दिया। अब समझेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है? हमको तो यही देखना है ना कि स्टैटिक और काइनेटिक में क्या रिलेशन है। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि जब बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो एक समय तक, ध्यान से समझिएगा इस बातों को, कि एक समय तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा, जो कि कांस्टेंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन तक ही है। ध्यान से समझिएगा। यानी कि एक पॉइंट आएगा, ये वाला जो पॉइंट आपको डॉट दिख रहा है, वो क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेकिन अब उसके बाद जो है, मैंने क्या बताया था कि बॉडी जो है टेंड करने लगेगा कैसा? स्लाइड करने के लिए। यानी कि यहीं तक वो रुक पा रहा है, कुछ आगे तक तो ही जा पाएगा। मतलब यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स होगा, ये किसकी वैल्यू को शो कर रहा है? तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम वैल्यू किसकी शो कर रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये आपका हो जाएगा एफएस, और इसको मैं लिख देता हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा? बॉडी तो स्लाइड करना चालू कर देगा, यानी कि ये किस पर आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो इसके बाद जो डायरेक्शन होगा, वो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि पैरेलल हो जाएगा किसके? एक्स एक्सिस के। तो ये वाला जो आपका लाइन बना, अब ये वाला जो लाइन बना, ये किसको दर्शा रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन को दर्शा रहा है। विजिबल है? ठीक है। यानी ये किसको दर्शा रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन को दर्शा रहा है। तो अब आप देखिए कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन को देखिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है। आपको ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो हमेशा कम है किससे? जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, यानी कि एफएस मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या पता चला? तो अब अगर मैं 5वां पॉइंट यहाँ से कंक्लूड करूँगा, तो मुझे पता चला कि जो एफ के है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर। दोनों जगह वही होता है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स के ही प्रोपोर्शनल होता है कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो है नॉर्मल रिएक्शंस के, ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसी तरह से जब आप कांस्टेंट को हटाएँगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो अब म्यू था, वहाँ एस लिखे थे, यहाँ के इंटू आर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? एफ के बराबर म्यू के इंटू आर हो गया। और म्यू के, अब यहाँ पर जो म्यू के आया, ये क्या बन गया आपका? तो ये आपका बन गया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया। तो ये भी बात आपको अब समझ में आ गया होगा। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसका वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे मैंने वहाँ पर भी बताया था, तो यहाँ पर ये किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सरफेस पर। किस पर ये डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, आपको डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस, और ऐसा होता ही है। क्यों? क्योंकि अगर सरफेस जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है? तो सिंपल याद रखना है कि नेचर ऑफ सरफेस पर ये डिपेंड करता है, और जो इसका वैल्यू होता है, वो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। चाहे तो आपके लिए मैं लिख भी सकता हूँ, लिख ही देता हूँ, एंड इज ऑलवेज लेस देन द लेस देन द दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, लेस देन द, बिल्कुल ठीक है, लेस देन द, लेस देन द, मैंने लिख दिया, एंड इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ
वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए कोएफ़िशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यानी कि फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ये क्या होता है आपका कम होता है। तो इतना बातें आपको काइनेटिक फ्रिक्शन से याद कर लेना है, डायग्राम भी इसको याद कर लेना है। अब आइए थोड़ा-सा इसके आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ और रिलेशंस जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं 5वें छठे पॉइंट पर अगर मैं पहुँचता हूँ, तो देखिए जब भी आपको रिलेटिव मोशन अगर चालू होता है, जैसे ही मोशन आएगा तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या आएगा आपके पास? रिलेटिव मोशन आएगा। तो अब उस समय एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन आपका होता है फोर्स, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बाई मास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? जो आपका जो अप्लाइड फ़ोर्स है, यानी कि अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक F है, जो कि अप्लाइड फ़ोर्स है, तो ये वाला जो फ़ोर्स है, अभी मैं F डैश लिख देता हूँ, तो जो मेरे पास F डैश है, वो कितना हो जाएगा? अप्लाइड फ़ोर्स और में से जो फ़ोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, उसको घटा देंगे, वही तो मेरा एक्चुअल फ़ोर्स निकल के आएगा। तो अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं m से, तो ये आपको समझ में आ गया, m क्या है? मास ऑफ बॉडी है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, मास ऑफ बॉडी है। उसी तरह से अब अगर मैं बात करता हूँ 7वें पॉइंट की, तो जब भी अगर मेरा बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी अगर मेरा बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तब क्या हो जाएगा कि जो आपका Fk है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, किसके बराबर हो जाएगा? ये F के बराबर हो जाता है। उसी तरह से 8वें पॉइंट को भी याद कर लीजिए कि अगर जो मेरे पास अप्लाइड फ़ोर्स था, अगर मैं अप्लाइड फ़ोर्स को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी होगा, वो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एफ के अपॉन एम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ गया आपके पास कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों? तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये दर्शा रहा है कि जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू को दर्शा रहा है, यानी कि जो बॉडी है, वो जो है स्टॉप हो जा रहा है, किसकी वजह से? काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से जो बॉडी है, वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा? रुक जा रहा है। यही किसको दर्शा रहा है? नेगेटिव साइन को दर्शा रहा है। तो मैं लिख देता हूँ कि जो आपका नेगेटिव साइन है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो इंडिकेट्स दैट बॉडी कम्स टू स्टॉप, किसके कारण? तो ये आ रहा है आपका, तो ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है? जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम रिमूव कर दे रहे हैं ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, यानी जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। तो देखिए ना, यहाँ से अगर आप F को हटा दीजिए, ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन इतना था ना, अब यहाँ से F को आप हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ केवल माइनस एफ के और अपॉन एम बचेगा, वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इतनी बातें थी संबंधित किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से, जो आपको याद कर लेनी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड लॉज़ क्या बताते हैं आपको। तो देखिए ये जो डेटा है, ये सारा का सारा आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली आपसे भी सवाल पूछा जाएगा और आपको भी यही कराना है। तो देखिए जो बोलता है कि जो वैल्यू है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ 2 सरफेसेस जब आपस में कॉन्टैक्ट पर आते हैं और उनके स्टेट ऑफ रफनेस के ऊपर, जो मैंने आपको पढ़ाने के दौरान बताया। उसी तरह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो टेंजेंशियल होता है। कहने का मतलब ये, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, तो अप्लाइड फोर्स अगर इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है? इधर ही लगता है। तो देखिए आपस में क्या है, ये टेंजेंट की तरह है या फिर इन दोनों को खींच कर देख लीजिए ना, ये कैसा दिख रहे हैं, आपस में पैरेलल दिख रहे हैं। तो वही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये टेंजेंशियल या फिर पैरेलल होते हैं, 2 सरफेसेस जब कॉन्टैक्ट में आते हैं और एक्ट करते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी समझ में आ गया। अब जो वैल्यू है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का 2 गिवन सरफेसेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन द 2 सरफेसेस, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया और समझा भी दिया था उसी समय कि ये एक्सपेरिमेंटल होता है। तो देखिए, अब अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने फिगर तो बना दिया है, एक ऊपर की ओर लगा देता हूँ केवल क्या, नॉर्मल रिएक्शन या फिर R, और नीचे क्या हो गया mg। तो आपका R बराबर क्या होता है? mg के बराबर होता है, या फिर n बराबर mg के बराबर होता है, ठीक है? तो यहाँ से अब अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास R नॉर्मल रिएक्शन है, मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास R क्या है? नॉर्मल फ़ोर्स है या फिर रिएक्शन फ़ोर्स है,
जो भी लिखना है लिख लीजिए, मैं नॉर्मल केवल लिख रहा हूँ। और उसी तरह से आपके पास जो एफ है, एफ की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या है आपका लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ, जो मैं कई बार लिख चुका हूँ, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, अरे म्यू क्यों लगा रहा हूँ अभी, तो एफ जो है प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, और जो एफ होता है वो किसके बराबर आता है, म्यू इंटू आर के बराबर। बताना कुछ नहीं है, म्यू के डेफिनेशन बताना है, तो म्यू क्या आ जाएगा आपके पास, एफ आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, आर आ जाएगा। तो अगर आपको म्यू को डिफाइन करना है, यानी कि अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये किन दोनों का रेशियो बनता है, तो ये बनता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का, और साथ ही साथ जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, यही आपका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। तो आप अब जो डेफिनेशन है वो अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये भी आपको याद हो गया। उसी तरह से आपको स्टैटिक के जगह विजिबल हो जाएगा क्या, हाँ, अगर मैं यहाँ पर म्यूएस था, अगर मैं म्यूएस लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ म्यू के कर देता हूँ, तो देखिए म्यू के क्या बन जाएगा आपका, म्यू के बन जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब यहाँ पर जो एफ एस था, अब अगर मैं इसको एफ के लिख देता हूँ, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एफ के और अपॉन कितना हो जाएगा, आर ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। सवाल तो कुछ भी बन सकता है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और नीचे कितना आ जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो दोनों का डेफिनेशन भी अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपसे जैसे भी सवाल बने आप इनको कर सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट जो संबंधित था लॉज ऑफ, जो आप पढ़ रहे हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से, डेफिनेशन से, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन का हो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का हो, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का हो। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन से सवाल आपसे पूछा जाता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आइए समझते हैं होता क्या है। तो देखिए आपके पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी किसी सरफेस पर इंक्लाइंड है, इधर आपका क्या लग रहा है, तो इस तरफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर आपने मैंने नाम दे दिया, यहाँ पर इधर आपका क्या लग रहा है, रिएक्शन फोर्स ये लग रहा है। अब अगर मैं जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है और जो आपका नॉर्मल फोर्स है, इसके बीच में मैं एक रिजल्टेंट डाल देता हूँ, तो ये यहाँ से जॉइन होगा तो परपेंडिकुलर, और ये यहाँ से जॉइन होगा तो परपेंडिकुलर। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हो गया आपका ओ, ये आपका ए, और ये हो गया सी, और यहाँ पर ये फोर्स को नाम मत दीजिए, ये आपका रिएक्शन फोर्स है, इसको ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ओ ए बी, आप यहाँ पर बी छूट रहे हैं तो बी छोड़ दीजिए, और इधर क्या लग रहा है आपका, इधर मैंने क्या लगा रखा है आपका अप्लाइड फोर्स लगा रखा है। चलिए, तो आप देखिए कि ये क्या है आपका, ये भी मैं लिख देता हूँ। ये आपका सबसे पहले क्या है, ये आपका है रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर, और एफ क्या है आपका, तो एफ है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आर नॉर्मल रिएक्शन है, ये मैं कई बार समझा चुका हूँ। तो देखिए आपको समझना क्या है कि ये जो रिजल्टेंट लाइन है और जो रिएक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। अब ये जो एंगल है आपका, इसी एंगल को हम नाम क्या दे देते हैं, अल्फा। तो यही जो अल्फा एंगल है आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो यही लिखा हुआ है कि जो एंगल विच इज द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बन रहा है, उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है, इसी एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी हुई होगी समझने में। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पर tan अल्फा निकालता हूँ, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, BC अपॉन OB हो जाएगा, क्योंकि tan अल्फा होता क्या है, यानी tan होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो BC अपॉन OB ये लिखा हुआ है। अब देखिए अगर मैं BC को लिखना चाहूँ, तो BC किसके बराबर है, इस OA के बराबर है, और अगर मैं OB को एज इट इज रहने देता हूँ, तो ये जो tan अल्फा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देख लीजिए कि OA क्या है आपका F है, और OB क्या है आपका R है। तो जो tan अल्फा होता है वो किसके बराबर आपका होता है, तो जो वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है R, इसके बराबर होता है। तो अब अगर आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो F बाई, चूंकि मैं लिख देता हूँ कि जो F बाई आर होता है, ये मैंने आपको क्या पढ़ा के रखा है, ये आपका जो कोफिशिएंट होता है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो ये म्यू क्या है, अब बार बार एस नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, किसको किसको,
इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ, इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो दोनों जगह एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? F/R। तो इन दोनों को अगर मैं अप्लाई करके एक रिजल्टेंट लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि जो टैन अल्फा होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? आपका म्यू के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो कोएफ़िशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो किसके बराबर होता है? तो वो आपका बराबर होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। तो इस रिज़ल्ट से आपको क्या मिला? आप लिख लीजिए कि जो आपका कोएफ़िशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये इसके बराबर होता है आपका, तो ये होता है आपका टेंजेंट ऑफ, यानी कि टैन ऑफ एंगल ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ कौन-सा? फ्रिक्शन एंगल के बराबर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए, ये थी आपकी आज की क्लास। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।